Okay, I'm going to start the topic, and the topic is van der Waal interaction. तो क्या होती है van der Waal interactions? These are the intermolecular forces of attraction. So the topic is van der Waal interactions. Okay, तो क्या होता है? These are the intermolecular forces of attraction between the molecules of same type or different type. Okay, means if we have the some molecules like this, so they can have the interaction with this type of molecules, or they can have the interaction with other type of molecules. Means if they are interacting these molecules, so those forces will be the forces between the similar molecules. ओके और क्या हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल क्या करें किसी और मॉलिक्यूल के साथ। सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, जो है इथाइल हेलाइड है, तो अगर इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है तो ये दो डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इनमें भी इंटरेक्शन होगी, वो भी van der Waal होगी। ठीक है, डिपेंडिंग के कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हमारे पास इंटरेक्शन हो सकती हैं, और नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर भी इंटरेक्शंस हो सकती हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसमें हमें पता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, सो इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा क्लोरीन की तरफ होगा और कम क्या होगा, हाइड्रोजन की तरफ होगा। दैट इज़ वाई इट एक्वायर सम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन एक्वायर्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो उससे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज देयर इज ए डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स में क्या आती है, डाइपोल मूवमेंट वहाँ पे होती है। ओके, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, टुवर्ड्स क्लोरीन। ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव करेक्टर आता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द एटम्स, तो वहाँ पे क्या रहेगी, डाइपोल मूवमेंट रहेगी। मीन्स ये इनके अंदर क्या रहेगा, परमानेंट एक डाइपोल रहेगा। ठीक है जी, परमानेंट एक डाइपोल रहेगा। दैट इज़ वाई दीज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज द पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स, सपोज हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है दूसरे हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल के साथ ऐसे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो अगला जो मॉलिक्यूल होगा तो उसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या रहेगी, इसमें इंटरेक्शंस रहेंगी। ठीक है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, फर्दर दूसरे तीसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। तो इस तरह के अगर मॉलिक्यूल हो रहे हैं और सब में क्या है, यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल ही है, तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये क्या है, हमारे पास ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस आ रही हैं, दीज आर आल्सो नोन एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इनमें ही रहेंगी। अगर हो सकता है कि HCl की इंटरेक्शन, ठीक है, वो वाटर के साथ भी हो सकती है। सपोज जो दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे क्या वाटर है, ठीक है, तो वाटर में क्या रहेगा, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो वो किस तरह का रहेगा, ये हमारा सपोज कर वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सॉरी ऐसा नहीं रहेगा, इसका मॉलिक्यूल ऐसा रहेगा। ठीक है, एक यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एक क्या रहेगा, नीचे को रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ रहेगा। तो इनमें क्या हो सकती है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, तो उनके अंदर भी जो इंटरेक्शन रहेगी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में, तो वो क्या रहेंगे, हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज रहेंगी। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिकॉज उनमें क्या होता है, हमारे पास डाइपोल होता है, ठीक है, परमानेंट डाइपोल होता है, तो उनके अंदर जो इंटरेक्शन रहेगी उनको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल टाइप इंटरेक्शंस। ठीक है, उनके अंदर जो इंटरेक्शंस रहेंगी दैट वुड बी दी डाइपोल डाइपोल टाइप इंटरेक्शंस रहेंगी। ओके, तो अगर बात करते हैं हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, जैसे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो दोनों ऑक्सीजन सेम है, उनके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ये बिल्कुल सेंटर में रहेगी, किसी के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, किसी के ऊपर क्या कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। तो दीज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दे आर नोन एज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉट ओनली दिस, नाइट्रोजन की बात करते हैं हम,
ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं, या फिर हमारे पास जो है नोबल गैसेस है, हीलियम है, नियोन है, ठीक है, तो ये एटॉमिक फॉर्म में होती हैं। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं या आइटम्स हैं ये क्या हैं, हमारे पास नॉन पोलर हैं। तो ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जब इंटरेक्शंस रहेंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। कैसे रहेंगे उनकी बात करते हैं। अब बात नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है कि वंडरवाल फोर्सेस जो है वो ओरिजिनेट कैसे होती हैं। अब स्पेशली यहाँ बात आती है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास जो इंटरेक्शन होती हैं उनको हम, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरेक्शन है उनको हम स्पेशली क्या कहते हैं, वंडरवाल इंटरेक्शंस कह देते हैं, वंडरवाल इंटरेक्शंस कहते हैं। ओके, अब वो कौन कौन सी होती है वो हमने डिस्कस करनी है, और ये वंडरवाल फोर्सेस जो है ओरिजिनेट कैसे करती हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि ओरिजिन, ये ओरिजिनेट कैसे होती है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ वंडरवाल इंटरेक्शंस। ओके, तो कैसे ओरिजिनेट होती हैं हम वो डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करती हैं, तो हम यहाँ पे कोई एक एटम लेते हैं। इनिशियली क्या है, ओरिजिनल में हमारे पास क्या एक एटम है यहाँ पे, ठीक है, या मॉलिक्यूल ले लो, कोई एटम ले लो, तो उसके अंदर क्या यहाँ पे न्यूक्लियस है और उसका जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो कहाँ होता है, पूरा ऑर्बिटल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो इनिशियली क्या है कि ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व कर रहे हैं इसके राउंड, ठीक है, स्फेरिकल में रोटेट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या होता है कि इनके अंदर थोड़ी सी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड पे कंसंट्रेट हो जाती है। ये बहुत ही मोमेंटरली होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। यू कैन से कि फॉर ए माइक्रो सेकंड क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाता है, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, पता भी नहीं चलता कि ये हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह पे जाके कंसंट्रेट हो जाती है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फॉर अ मिली सेकंड, और यू कैन से फॉर अ माइक्रो सेकंड। ठीक है, फॉर अ मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड्स। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा वहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेट होगी, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा इधर को खिसक जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से जब उनके अंदर क्या होता है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और वी कैन से देयर इज ए मोमेंटरली डाइपोल। ठीक है, देयर इज ए मोमेंटरी डाइपोल्स वहाँ पे बनता है। अब जहाँ पे मोमेंटरी डाइपोल बनता है, मीन्स फॉर अ मोमेंट ये डाइपोल बनता है, उसको हम कहते हैं कि ये जो डाइपोल है वो क्या करेगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, जो भी एटम या मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये नॉन पोलर है, ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या हुआ, हमारे पास एक डाइपोल बना फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन में आएगा, क्लोज जाएगा, तो वहाँ पे भी क्या करेगा, जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले ऐसा था उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कंसिडर होगी। तो जब वो मॉलिक्यूल के क्लोज जा रहा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उसमें भी क्या आ जाएगा, हमारे पास उनका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, एक साइड शिफ्ट हो जाएगा और उसका न्यूक्लियस चार्ज क्या करेगा, इधर को मूव करना शुरू करेगा। तो मीन्स इसमें जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज था और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ, दूसरे मॉलिक्यूल्स में डाइपोल इंड्यूस हो गया। अब इसमें भी क्या आ गया, डाइपोल आ गया ना, मीन्स दो पोल जनरेट हो गए, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। अब इसके अंदर जो पोल जनरेट हुआ इसको बोलते हैं हम इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंड्यूस डाइपोल। भी डाइपोल इंड्यूस हुआ, किसकी वजह से इंड्यूस हुआ, जो पहला वाला मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या हुआ था कि ऑलरेडी डाइपोल अपने आप आ चुका था फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इसमें डाइपोल आया, तो इसने साथ के साथ दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, उसमें भी डाइपोल उसमें जनरेट कर दिया। तो वहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूस डाइपोल हो गया। अब ये मॉलिक्यूल नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पे भी क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस होगा। मीन्स अब बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इनके अंदर क्या रहेगी, इंटरेक्शन रहेगी। तो ये होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। और जो ये जो इंटरेक्शन होती हैं इनको हम बोलते हैं वंडरवाल इंटरेक्शंस। दीज आर नोन एज दी वंडरवाल्स इंटरेक्शंस। ठीक है, तो ये कैसे जनरेट हुई है, कैसे ओरिजिनेट हुई है, ये हमने डिस्कस की है कि क्या होता है। इनिशियली जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन है इधर उधर नहीं है, ठीक है, स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें क्या होता है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड किसी भी तरीके से उसके अंदर क्या हुआ कि डाइपोल आया वहाँ पे। ठीक है, डाइपोल क्या हुआ, ओरिजिनेट हुआ फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो उस मोमेंट पे, ठीक है, तो जो डाइपोल बनेगा उसको हम बोलते हैं मोमेंटरी डाइपोल्स। तो वो डाइपोल क्या करता है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो उसके अंदर भी क्या करता है, डाइपोल इंड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल थर्ड के में इंड्यूस करेगा, थर्ड क्या करेगा, फोर्थ में इंड्यूस करेगा। तो सभी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जिनकी शेप पहले जो स्फेरिकल थी अब वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल हम कहते हैं भी थोड़े से इलिप्टिकल से हो जाते हैं। ठीक है, इनकी शेप क्या होती है, इलिप्टिकल से हो जाती है। तो एक साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कंसिडर होता है, दूसरी साइड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कंसिडर हो जाता है। दैट इज
जस्ट फॉर अ सेकेंड, ठीक है, फॉर अ मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड ये ऐसा होता है। तो वहाँ पे जो इंट्रैक्शन होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वंडरवाल इंट्रैक्शन बोलते हैं। और वंडरवाल इंट्रैक्शन आगे फर्दर मैंने बताया कि इनको हम डिफरेंट नेम देते हैं। ये जो हमारे पास जो डायपोल आया इसको भी हम इंस्टेंटेनियस डायपोल भी कह सकते हैं, जिसको मैंने मोमेंटरी डायपोल बोला है, क्योंकि फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम ये आया तो इसको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल भी बोल देते हैं। और ये जो इसके अंदर इंट्रैक्शंस आ रही हैं दैट आर टेम्परेरी, जो ये वंडरवाल इंट्रैक्शन होती हैं दीज आर टेम्परेरी इंट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेरी डायपोल्स के बीच में और दूसरे मॉलिक्यूल के जिसमें अंदर इंड्यूस डायपोल आया उनके अंदर इंट्रैक्शंस आई हैं। तो यहाँ पे ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेशली जो इंट्रैक्शंस आई हैं दैट वर डिस्कवर्ड बाय लंदन, ठीक है, एक साइंटिस्ट था, ठीक है। इसकी वजह से इसको हम नाम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। बीच के अंदर जो फोर्सेस आ रही हैं दैट आर नोन एज द लंदन फोर्सेस, ओके। और इसको डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास जो कि वंडरवाल इंट्रैक्शंस आए हमारे पास। सो नेक्स्ट इज दी फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग दी वंडरवाल इंट्रैक्शंस। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा या कम होते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल के अंदर जो इंट्रैक्शंस है वो कैसे वेरी करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, ओके। तो कैसे मॉलिक्यूल के अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्या होता है कि सपोज हमारे पास देखो जैसे मैंने बात की है कि वंडरवाल फोर्सेस डिपेंड करती हैं हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। हमने भी देखा था कि एक एटम के अंदर हमारे पास क्या सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अंदर अराउंड क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा रहेगा मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उसमें क्या होगा विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर आर मच मोर चांसेस फॉर द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स उसमें क्या रहेगा, बल्कीनेस होने की वजह से क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करेंगे तो उनकी वो पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो सकते हैं, एक साइड पे डेविएट कर सकते हैं, ठीक है, एक साइड पे क्या हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, ओके। तो उस केस में क्या रहेगा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर जो है डिस्टॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो देयर आर चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन, चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन इन द मॉलिक्यूल, डिस्टॉर्शन इनसाइड द मॉलिक्यूल। तो उसमें क्या रहेगा कि जब डिस्टॉर्शन होगी तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या रह जाएगी, अनसिमेट्रिकल हो जाएगी। तो अनसिमेट्रिकल एक बार ज्योमेट्री हो गई तो उसको सिमेट्री में आने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट उसमें क्या रहेगा, जो मैग्नीट्यूड है वंडरवाल फोर्सेस का वो क्या हो जाएगा, उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है कि चांसेस ऑफ डिस्टोर्शंस में बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, जब डिस्टोर्शन के चांसेस बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, ओके। तो अनसिमेट्रिकल जब होगा तो मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड पे, पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे, तो वो जब एक बार नेगेटिव चार्ज एक साइड पे आ गया तो वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल में क्या करेगा, डायपोल इंड्यूस करता जाएगा और वहाँ पे उनकी इंट्रैक्शन जो है बढ़ती जाएंगी, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल। सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड फैक्टर है हमारे पास साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है जी। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की बात की है वैसे हम साइज ऑफ द मॉलिक्यूल की बात भी करते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या था कि सपोज कर लो कि हमारे पास जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर एक हमारे पास पीरियड है तो उसमें क्या हो रहा है कि शेल तो सेम है उसमें, ठीक है। अगर बात करते हैं सेकंड पीरियड की बात करते हैं, सेकंड पीरियड की बात कर लो या थर्ड पीरियड की बात कर लो, जिसमें क्या होता है कि हम सपोज करते हैं हम कि सोडियम से या लिथियम से हम क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेल तो हमारा वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या उस शेल में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो साइज तो सेम था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हो रहा था, उसमें डेविएशन के चांसेस हो जाते हैं। अब बात आ रही है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मीन अब बात करेंगे डाउन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या रहेगा हमारे पास, जो इसका मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, आउटर शेल का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आउटर शेल में गए सेम रहेंगे, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है तो उसको कहते हैं कि यहाँ पे सरफेस एरिया भी उसका क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। सपोज हमारे पास एक एटम है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है और उसके पास हमारे पास क्या है, एक सिर्फ एक ही शेल है, ओके। एक हमारे पास और एटम है जिसके पास हमारे पास क्या है, आउटर में देयर आर 2 शेल्स, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरियस शेल में सेम ही है, ओके। नेक्स्ट आता है जिसमें पास क्या है, 3 शेल है। तो ये कब होता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, शेल इंक्रीज करता है वहाँ पे। तो उससे क्या हो रहा है कि साइज उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जिससे क्या है कि उसके अनसिमेट्रिकल जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस वहाँ पे भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो क्या करेंगे, वो भी तो यहाँ पे पहुँचेंगे ना, ठीक है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रोटेट करके एक साइड पे ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या होगा, डाइपोल क्रिएट होगा। अगर हम बात करते हैं इसकी, इसमें अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या कर रहे हैं,
मूव कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या सॉरी आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हो सकता है इनर शेल में मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो चारों इलेक्ट्रॉन हो सकता है भी किसी एक मूवमेंट पे यहाँ पे क्या हो, इस साइड पे पहुँच जाए या इस साइड पे पहुँच जाए। जिस साइड पे पहुँचेंगे वहाँ पे हम कहेंगे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड पे बढ़ गई है, तो वहाँ पे टेम्परेरीली क्या है, पूरा इंस्टेंट ऑफ टाइम वहाँ पे क्या हो रहा है, डाइपोल क्रिएट हो रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अंदर क्या होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सपोज हम हर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, ठीक है। तो जब ये मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेंगे, हो सकता है अभी किसी टाइम पे आके पूरा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ठीक है, बहुत ही छोटे टाइम के लिए वो एक जगह पे कंसंट्रेट हो सकते हैं, ठीक है। साथ साथ क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बट जब वो एक साइड पे कंसंट्रेट होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से वहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और न्यूक्लियस क्या हुआ, उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, भी उनको भी इंड्यूस करेगा डाइपोल में भी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डिस्टोर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना जितना साइज बढ़ी जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से डिस्टोर्शन होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात कर ले कि सपोज हमारे पास कोई बैलून है, एक छोटा बैलून है, ठीक है, एक हमारे पास क्या बड़ा बैलून है। अगर हम उसमें क्या करते हैं, दोनों में पानी फिल कर देते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम जिसको हम रखेंगे सरफेस के ऊपर, तो जो छोटे वाला है उसके फ्लैट होने के चांसेस कम होते हैं। अगर हम बड़े वाले को रखेंगे सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, वो इस तरीके का दिखाई देगा कुछ। ओके, क्यों, क्योंकि उसमें जो वाटर है एक तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो क्या करेगा, एक साइड पे डेविएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, अपने को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, तो वो फ्लैटन हो गया, तो मीन्स उसके अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड पे चला गया और न्यूक्लियस एक साइड पे चला गया, तो वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, डाइपोल क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। तो वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल में डाइपोल क्रिएट करके वहाँ पे इंड्यूस करेंगे डाइपोल, और उनमें इंट्रैक्शन हो जाएगी, तो वो होगी इंट्रैक्शन वैन डर वाल फोर्सेस। थर्ड फैक्टर चलते हैं मॉलिक्यूलर की शेप में, ठीक है। थर्ड फैक्टर इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की शेप से क्या फर्क पड़ेगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब वैन डर वाल फोर्सेस जो है, दैट आल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। कैसे, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास, एक एन पेंटेन और दूसरा हमारे पास नियो पेंटेन। अब हम इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उनकी शेप से पता लगेगा भी कैसे करता है ये। तो एन पेंटेन क्या है, नॉर्मल पेंटेन है, नियो मीन्स वहाँ पे वो टर्शरी कार्बन है उसके अंदर, ठीक है। तो नॉर्मल पेंटेन क्या होता है, हमारे पास देयर आर 5 कार्बन्स, ओके, और इनके साथ क्या लगे हुए हैं, हमारे पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सबके साथ क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं नियो पेंटेन की, तो नियो पेंटेन की स्ट्रक्चर होती है कि एक कार्बन के साथ फर्दर क्या है, यहाँ पे 4 कार्बन लगे होते हैं। तो उस केस में क्या है, हमारे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं। मीन्स अगर हम इन हाइड्रोजन को भी खोल के लिख दें, तो वो क्या रहेगी, स्ट्रक्चर हमारे पास एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर लंबी होने की वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो एक्सपोज्ड है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और यहाँ बात करते हैं ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल सा है, ठीक है। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स में क्या पता लगा हमें कि एन पेंटेन जो है वो स्ट्रेट चेन होने की वजह से क्या होगा, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा हो गया। वाइल द नियो पेंटेन जो है वो क्या है, एक हमारे पास कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, लेस है। नाउ ड्यू टू द ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ एन पेंटेन, देयर आर मोर चांसेस फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कंपाउंड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, क्योंकि अब इसमें इंटरेक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट वहाँ पे क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस इज लार्जर, ओके। On the other hand, the chances of molecular interaction are much lesser in neopentane due to the compact shape of the molecule. So यहाँ पे molecular जो वैन डर वाल फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, वो स्मॉल होंगी, ठीक है। दैट इज़ वाई अगर हम इनका बॉइलिंग पॉइंट भी चेक करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है नियोपेंटेन का कितना है, दैट इज़ 283 केल्विन, ओके। अगर हम एन पेंटेन की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो इट इज़ 309 केल्विन। अब ये इतना डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज ऑफ द लार्जर इंटरेक्शन इन द एन पेंटेन मॉलिक्यूल्स एंड द लेसर इंटरेक्शन बिटवीन द एन पेंटेन मॉलिक्यूल्स। अब इंटरेक्शन से बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस करते हैं पहले। अब देखो क्या होगा कि अगर ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। जब हम किसी को बॉयल करते हैं, तो बॉइलिंग से क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है, जो लिक्विड स्टेट में है, उनको हमने वेपर फेस में भेजना है।
तो वेपर फेज में जाने के लिए उनको क्या होगी, उनके अंदर जो इंट्रैक्शंस हैं उनको हमें रिमूव करना होगा। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर जो इंट्रैक्शंस हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर तक उसको हीट करना पड़ता है, ठीक है। जब वो ब्रेक हो जाएंगी तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, n-pentane मॉलिक्यूल जो है गैसेस स्टेट में फ्री हो जाएंगे और वो इजीली एस्केप करेंगे, ठीक है। जब लिक्विड से गैसेस में जाएंगे, वेपर में जाएंगे, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि बॉइलिंग शुरू हो गई है, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न कि इसमें जो वंडर वाल इंट्रैक्शंस है वो क्या है, ज़्यादा हैं। और बिकॉज ऑफ द मोर वंडर वाल इंट्रैक्शंस इन n-pentane, तो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ ऑल्सो हाई, ठीक है। तो ये था हमारा भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वंडर वाल फोर्सेस का इंट्रैक्शन में क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। एक फैक्टर और भी है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो चलो वो भी देख लेते हैं भी कैसे करते हैं वो। द फोर्थ पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर की बात करें तो उसमें जो हमारा वंडर वाल फोर्सेस हैं वो नॉर्मली रहती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर हमारा लो हो जाए तो टेम्परेचर लो होने से क्या होगा, कंडेंसेशन होती है। लो टेम्परेचर रिजल्ट्स इनटू द कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होगा कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो लिक्विड में क्या होती है, इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है। मैं बात कर रहा हूँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की और नोबल गैसेस की, क्योंकि वो भी नॉन पोलर हैं, ओके। तो अगर उनका टेम्परेचर लो हो, जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का अगर हम टेम्परेचर लो लेके जाते हैं तो गैसेस ऑक्सीजन क्या हो, लिक्विड ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जब लिक्विड में आ जाएंगे मीन्स मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे। तो उस केस में जो उनकी अंदर इंट्रैक्शंस है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो लो टेम्परेचर रिजल्ट्स इनटू द इंक्रीज इन दी वंडर वाल फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ओके। इसी तरह से अगर बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है। तो हाई जो प्रेशर है, हाई प्रेशर से क्या होता है, उनके अंदर क्या आती हैं, इंट्रैक्शन जो होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। अब वो कैसे इंक्रीज होती हैं वो हमने डिस्कस करना है। देखो लो टेम्परेचर हमने डिस्कस कर लिया, अब आता थी प्रेशर की। तो प्रेशर में क्या होता है कि जैसे हाई प्रेशर होगा तो सपोज अगर कंटेनर क्या हमारा क्लोज है, ठीक है, वी हैव ए क्लोज कंटेनर, उसके अंदर क्या है, गैस फिल की हुई है। तो गैस क्या हो रही है कि वो सब जगह पे क्या हो रही है, फैली हुई है। एक रूम की बात कर ले, वहाँ पे क्या है, गैस क्या फैली हुई है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत दूर दूर हैं। अगर हम उस चैम्बर का, उस वेसल का टेम्परेचर क्या, सॉरी प्रेशर क्या करते हैं, हाई कर देते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो प्रेशर जब हम लगाएंगे तो ये वॉल जो है नीचे को आएगी, उसके साथ क्या मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, नीचे को आएंगे। तो हमारे पास स्पेस कितनी रह जाएगी, अब ये स्पेस रह जाएगी, ठीक है। हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर से क्या हुआ, स्पेस हमारे पास ये रह गई, तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। हाई प्रेशर से भी क्या होगा, मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे, उनके अंदर क्या होगी, इंट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो हाई प्रेशर भी क्या करता है, दैट रिजल्ट्स इनटू द इंक्रीज इन द वंडर वाल फोर्सेस। और वी कैन से विद द लो टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर द वंडर वाल फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं वंडर वाल फोर्सेस को। नेक्स्ट आता है अभी कौन कौन सी वंडर वाल टाइप की फोर्स होती है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक होती है डाइपोल इंट्रैक्शंस, दूसरी होती हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शंस, ठीक है। तो मैं इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसमें। तो एक इसमें साथ में हमारे पास इंट्रैक्शंस, हमने तो यहाँ बात की अट्रैक्शन की, ठीक है ना। अब होती हैं हमारे पास एक वंडर वाल रिपल्शंस भी होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि वंडर वाल रिपल्शंस क्या होती हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ वंडर वाल रिपल्शंस की, ठीक है जी। वंडर वाल रिपल्शंस क्या होती हैं, वंडर वाल रिपल्शंस, ओके। तो जैसे हमने देखा कि वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंक्रीज होता है विद द डिस्टेंस बिटवीन द नॉन बॉन्डेड एटम्स और द मॉलिक्यूल। जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा उसके अंदर क्या रहेगी, उनकी इंट्रैक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी। मींस अगर मॉलिक्यूल के बीच में हमारा जो ये डिस्टेंस है, अगर हम इसको कम करते जाएंगे, क्लोज लेते जाएंगे, तो इनके अंदर वंडर वाल फोर्सेस क्या होंगी, वो इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। तो जो अट्रैक्शंस है वो मैक्सिमम हो जाती हैं एक डिस्टेंस पे जाके, ठीक है ना। और वो डिस्टेंस मैंने बोला था इसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो उस डिस्टेंस से अगर हम इन दोनों को और भी ज़्यादा क्लोज लेके जाते हैं, मींस अगर ये एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है, ठीक है। इनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, दैट इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। दैट इज ए distance at which the interaction between the molecules are maximum, ठीक है।
अब उस डिस्टेंस से अगर हम ज़्यादा आगे चलते हैं, मीन्स अगर हम इनको और क्लोज लेके जाते हैं, सपोज कर लो कि मैं इनको बिल्कुल पास ले आया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन की बजाय वहाँ पे रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगी। तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कितना रिपेल करेंगे, इतना भी रिपेल नहीं करेंगे कि इनको बहुत दूर दूर चला जाए वो, ठीक है, इतना रिपेल करेंगे कि उनके अंदर जो फिर से अट्रैक्शंस है वो स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, तो मतलब एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके वो खड़ जाएं, ना तो उसके बाद उनके अंदर कोई रिपल्शन हो, ना ही कोई इंट्रैक्शन हो। मीन अगर हम इनको दूर करते हैं तो वहाँ पे क्या हो, अट्रैक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करनी शुरू कर दें। अगर हम इनको क्लोज लेके जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो, रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करनी शुरू कर देते हैं। तो वो जो डिस्टेंस होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, जिसको मैंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोला था, तो ये जो डिस्टेंस है अगर हम इसका हाफ कर दें, ठीक है, तो दैट डिस्टेंस इज नोन एज दी वंडर वाल रेडियाई, दैट इज नोन एज दी वंडर वाल रेडियाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि नाउ दिस डिस्टेंस इज नोन एज दी वंडर वाल डिस्टेंस। ठीक है, अब जो एक न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस के बीच में है दैट इज ए बॉन्ड डिस्टेंस। ओके, तो उसका जो अगर हम हाफ करेंगे दैट इज नोन एज दी वंडर वाल रेडियाई। अब ये नहीं कहना कि इसके सेंटर से इसके लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज वंडर वाल डिस्टेंस, लो, क्यों, ये क्या होगा, दैट इज द रेडियस ऑफ दैट एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर स्पेस है, अब उस स्पेस का भी हमने हाफ लेना है और इनको भी हमने यहाँ पे कंबाइन करना है। मींस अगर हम टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं और उसको हम सेंटर से हाफ करते हैं, ठीक है, तो जो डिस्टेंस बचेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस भी होगा, दिस एटम भी होगा, प्लस साथ में थोड़ा सा डिस्टेंस जो उसके अंदर स्पेस है वो भी आएगी। ठीक है, दैट इज नोन एज दी वंडर वाल रेडियाई, एंड दिस वंडर वाल रेडियाई इज ग्रेटर देन दी रेडियाई ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, रेडियाई ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर रेडियाई भी कह सकते हो आप इसको। ओके, मॉलिक्यूल के जो रेडियस है उससे ज़्यादा होगा, ये ध्यान में रखना है हमेशा आपने। क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी टॉपिक रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के बारे में आपने लोअर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि रेजोनेंस है क्या चीज़ और ये किसने पुट फॉरवर्ड किया था, ठीक है, और उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि ये रेजोनेंस फिनोमेना जो आया दैट स्टार्टेड इन बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन में क्या होता है कि हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, भी क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स होती हैं और वो अल्टरनेट पोजीशन पे होती हैं। हम कहते हैं कि ये कंजुगेटेड सिस्टम है। बट इस स्ट्रक्चर से अगर हम बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ तो एक्सप्लेन हो जाती हैं बट बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन नहीं होती हैं। मीन्स अगर सपोज इसके अंदर 60 प्रॉपर्टीज़ हैं, 60 प्रॉपर्टीज़ है बेंजीन के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारी क्या करती है, 30 to 35 जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक्सप्लेन करती है। मीन्स बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि फिर कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं भी, इनकी स्ट्रक्चर ये नहीं है, इनकी स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, अगर हमने इसको स्टडी किया तो जो बाकी प्रॉपर्टीज़ रह गई थी वो यहाँ पे स्टडी हो जाती है। मीन्स 25 to 30 जो प्रॉपर्टीज़ जो रह गई थी वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाती हैं, बट जो प्रॉपर्टीज़ इस स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन की थी वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होती है। अब वो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट था वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो लेटर ऑन हमारे पास क्या हुआ कि डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी, तो जो बेस्ट स्ट्रक्चर जो दी थी वो दैट वाज गिवन बाय द केकुले। ठीक है, तो उसने क्या बोला था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ना तो यहाँ पे स्टेबल रहते हैं, ना ही यहाँ पे स्टेबल रहते हैं, ना ही यहाँ पे स्टेबल रहते हैं, और ना तो उसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ना ही स्ट्रक्चर इसकी ये होती है। तो उसने कंसेप्ट दिया, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यहाँ पे, ये मूव करते हैं यहाँ पे, ये मूव करते हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये तो स्ट्रक्चर जो दोनों हैं ये दोनों ही एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है बेंजीन की। तो उसने एक और स्ट्रक्चर दी दैट वाज लाइक दिस। तो उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है डबल बॉन्ड का, तो ये क्या करता है, यहाँ पे मूव करता रहता है। ठीक है, तो जिसको हम आजकल डायरेक्टली सॉलिड बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को मान के इसकी सब प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो ऑल प्रॉपर्टीज़ आर एक्सप्लेन्ड बाय दिस स्ट्रक्चर, ऑल प्रॉपर्टीज़ कैन बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, वहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज जो है वहाँ पे एक्सप्लेन्ड हो जाती हैं। तो मीन्स जो उसकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज नीदर दिस नॉर दिस, तो दैट इज ए मिक्सचर ऑफ दीज टू।
ठीक है, उन दोनों को मिक्स करते हैं तभी जाके हमारे पास क्या होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर जो है सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है तो मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज दी सम ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फिनोमेना आया रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस को मैं क्या बोलते हैं कि रेजोनेंस इज ए फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग और यू कैन से द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मोर देन वन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर एक स्ट्रक्चर जो है कन्वेंशनल स्ट्रक्चर हम लेके चल रहे हैं, अगर वो स्ट्रक्चर क्या कर रही है, सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करती है, तो मीन्स दूसरी प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर जो होगी वो कुछ एक्सप्लेन करती होगी। अगर इन दोनों का कंट्रीब्यूशन लेके कुछ थर्ड स्ट्रक्चर बनाएं तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज नोन एज दी कैनोनिकल स्ट्रक्चर और एंड दैट आल्सो इज नोन एज दी रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज दी रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस क्या हुआ, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना, तो क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं कि ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल होते हैं या पी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम इनको मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक न्यू टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं। इस तरीके से ही जैसे हम इस स्ट्रक्चर को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो हम कहते हैं भी दिस इज ए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स। ओके, सो व्हाट इज रेजोनेंस, इट इज ए कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टू और मोर कन्वेंशनल वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर्स। ये दोनों क्या है, वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इनके जो हमारे पास क्या है अभी हाइब्रिडाइजेशन है, उनको मिक्स करने के बाद, हाइब्रिडेशन करने के बाद जो हमारे पास एक एंटायरली न्यू और इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो बन के आती है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, तो व्हाट इज रेजोनेंस, एक्चुअली इट्स ए फिनोमिना और इट्स ए कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टू और मोर कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स। ओके, कौन सी स्ट्रक्चर्स, कन्वेंशनल वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर्स which arrives at a entirely new and individual structure. Okay, that is known as the resonance. Okay, और इसको हम फिर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।